ये स्टूडेंट्स, एक नई सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। जावास्क्रिप्ट के कुछ लेक्चर लेके आए हैं। जावास्क्रिप्ट इज ए वंडरफुल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू प्रोग्राम वेब एप्लीकेशन। तो इसके बारे में हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है और डिफरेंट ने भी एक तरीके से हम कोर्सेज करते हैं, उनके अंदर ये यूजफुल हो सकता है। कोपा कोर्स के अंदर ये लैंग्वेज है और बाकी बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करके और घर बैठे आप इसको पढ़ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन भी आप जरूर दबाएं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं कि हमें एक्चुअली कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर रिक्वायर्ड थे और हमने धीरे धीरे उनको बनाना सीखा। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले कंप्यूटर बनने के बाद हमने हिस्ट्री में भी कुछ इन चीज़ों को पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उसका, जिससे कि हमें एग्जैक्टली एक तरीके से यहाँ पे पता चल जाए कि यूजफुलनेस ऐसे सॉफ्टवेयर की, इन सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर पूरा बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड में मेनली काम करते हैं और पूरे सिस्टम का जितना भी वर्किंग है उसको संभालते हैं। तो मेनली सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, उस टाइम पे सी लैंग्वेज जो है तभी बन चुकी थी और लगभग उसका जो ईयर था 1972 के आसपास बन चुकी थी। तो तभी से हम उसका यूज़ करने लगे। उसके बाद सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट हुआ, जावा का डेवलपमेंट हुआ, तो इनको भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली स्टार्ट हुए बाद में बनने, और कोई भी खास काम अगर हम कंप्यूटर के अंदर करना चाहते हैं तो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत उसमें होती है। तो ये मेनली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का यूज इनके अंदर हम करने लगे। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम ग्राफिक्स का यूज इसीलिए करते हैं जिससे कि अगर अनएजुकेटेड जो पर्सन्स हैं वो भी उसके ऊपर काम करना चाहें तो वो इजीली उसमें काम कर पाए, जिससे कि वो माउस की सहायता से ही सब कुछ कर सकते हैं। उसमें करेक्टर या कमांड्स जानने की मेनली जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले जितने भी सॉफ्टवेयर थे उनमें हमें करेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर कमांड्स की जरूरत पड़ती थी, जो कि हमें याद करने होते थे और उसमें एजुकेटेड लोगों की जरूरत थी। लैंग्वेज जो मेनली यूज हुई विंडो एप्लीकेशंस बनाने के लिए। अगर हम GUI की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, तो दो तरह के मेनली यहाँ पे हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एक विंडो एप्लीकेशंस बना सकते हैं, दूसरे वेब एप्लीकेशंस। विंडो एप्लीकेशन जो है वो स्टैंड अलोन पीसी के ऊपर या पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर चलाए जा सकते हैं। इनमें जो मेन लैंग्वेजेस यूज हुई वो VB6 और VC++ आदि लैंग्वेजेस थी जो उस टाइम पे मेनली यूज हुई। बाद में जावा भी इसके लिए यूज होने लगी। वेब एप्लीकेशंस में मेनली जब हम वेबसाइट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर चलाना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशंस जो हैं दीज वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम फिगर के अंदर देख रहे हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है कि किसी एक सर्वर के ऊपर हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट को जो है लोड कर देते हैं और वहां से इन सर्विसेज को हम डिफरेंट क्लाइंट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इस तरह से काम करता है। मेनली जो इंटरफेस बनाते हैं वो HTML के अंदर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनाते हैं या XML में बनाते हैं। तो इनके लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्दी ही। आप देखेंगे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इनके लेक्चर भी आपके लिए आ गए हैं। और इसमें ये अगर हम HTML से बनाते हैं तो ये स्टैटिक एक तरीके से वेब एप्लीकेशंस बनेंगी। लेकिन अगर हम इनको डायनामिज्म के अंदर चाहते हैं, हम बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह इंटरेक्टिविटी इसके अंदर चाहते हैं, तो हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इसके अंदर यूज करना होगा। तो ये जो मेन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है जो क्लाइंट साइड में यूज होती है, PHP है जो कि सर्वर साइड में यूज होती है, या आजकल .NET प्लेटफॉर्म के ऊपर VC# भी, विजुअल C# का यूज वहाँ पे होने लगा है। तो देखते हैं
व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? सबसे पहले ये देखते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली क्या है। तो इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक तरीके से हम एम्बेडेड फॉर्म में जब हम अपने HTML की कोडिंग के साथ साथ और हम कुछ कोडिंग यहाँ पे हम अगर प्रोग्रामिंग कुछ करें तो उसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये इसका बेनिफिट क्या है कि ये विदाउट कंपाइलेशन इसको आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड है और इंटरप्रिटेशन इनका होता है। इंटरप्रिटेशन और कंपाइलर में ये डिफरेंस होता है कि कंपाइलर फर्स्ट रीड फुल प्रोग्राम एंड देन कंपाइल्स इट। ये अगर एरर वगैरह कोई होता है तो वहां पे वो रुक जाता है और पूरे पूरे प्रोग्राम को ही देखने के बाद वो कन्वर्ट करता है उसको बाइनरी में या एग्जीक्यूटेबल फाइल में। जबकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन काम करता है और एक एक लाइन बाय लाइन उसको चेक करके और कन्वर्ट करता रहता है। तो वेबसाइट में इसी तरह के वर्क की जरूरत है क्योंकि वो धीरे धीरे सर्वर से क्लाइंट के ऊपर लोड होती है। तो हमें इस तरह से हम लाइन बाय लाइन अगर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसीलिए ये इंटरप्रेटर बेस्ड है। वेब एप्लीकेशन जो है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती है। यहाँ पे हमने अभी देखा ही था कि किस तरह से अगर हम किसी एक साइट पे इसको कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी एक साइट पे रखते हैं तो पूरा वर्ल्ड इसको वहां से एक्सेस कर सकता है। डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ये काम करती है। जो हम जितने भी एप्लीकेशंस के अंदर बनाएंगे वो सारी एप्लीकेशंस डायनामिक होंगी, यानी कि दे कैन इंटरेक्ट विद द यूजर, यूजर के साथ इंटरेक्शन हो सकता है और वो डिफरेंट कैलकुलेशन भी कर सकती हैं। वैलिडेशन हम लगा सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब होता है जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, कोई फॉर्म भरवा रहे हैं वहाँ पे वेब के ऊपर, वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालता है तो हम उसे वैलिडेट वहीं पे कर सकते हैं, यानी कि हम करेक्शन के लिए वहीं पे बोल सकते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो इंटरेक्शन है सर्वर के साथ, अगर वैलिडेशन वहां पे जाके लगाएंगे तो वो हमारा कम हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर गेम्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होती है। अगर हम गेम्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का यूज काफ़ी है। ये लैंग्वेज एक तरीके से हम जावा के साथ भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज PHP एंड पाइथन। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मेनली PHP और पाइथन में करते हैं, लेकिन हम साइड जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो मेनली जावा स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, तो इसको हम यहाँ पे पहले सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है। जावा स्क्रिप्ट को क्रिएशन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो ब्रेंडन ईच, यहाँ पे आप इनका फिगर, इनका फोटो यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो ब्रेंडन ईच ने 1995 में इसका इन्वेंशन किया था। सन माइक्रोसिस्टम ने जावा का डेवलपमेंट लगभग 1990 में कर लिया था और उसके बाद में फिर वेब एप्लीकेशंस के ऊपर जब काम चालू हुआ तो नेटस्केप नेविगेटर जो उस टाइम का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता था, उसके साथ में सन माइक्रो सिस्टम ने पार्टनरशिप की और उसी पार्टनरशिप के कारण जो जावा स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट है वो जावा से प्रभावित रहा। तो उस टाइम तक सी लैंग्वेज भी मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इससे 10-12 साल पहले 1972 में लगभग सी लैंग्वेज भी बन चुकी थी। तो इसका जितना भी सिंटैक्स है वो सी लैंग्वेज से भी प्रभावित है और अगर हमें सी लैंग्वेज आती है तो फिर हम आज इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं क्योंकि ये एज इट इज सी लैंग्वेज की तरह ही लिखी जाती है। इनिशियली इसका नाम जो है नेटस्केप मोचा रखा गया, उसके बाद में लाइव स्क्रिप्ट इसको नाम दिया गया और बाद में जावा स्क्रिप्ट इसको कहा गया फाइनली। जावास्क्रिप्ट हैज नाउ बिकम de facto स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। आजकल ये सबसे अच्छी लैंग्वेज वेब एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी लैंग्वेज ये अब मानी जाती है। तो अब हम
फीचर्स की बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये चूंकि हमें ये सर्वर के ऊपर मेनली जो हमारा रिसोर्सेज हैं वेब एप्लीकेशन के, वो सर्वर के ऊपर रहेंगे और उन्हें ट्रेवल करना होगा नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, टू रीचिंग अप टू क्लाइंट। इसलिए लाइट वेट होती है और इंटरप्रेटर बेस्ड होती है, बहुत हल्की, और इंटरप्रिटेशन से हम इसको चलाते हैं। तो ये इसका फीचर है जिससे कि हम इजीली इसको नेट के ऊपर यूज कर पाए। यूज फॉर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और जितना भी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस जो भी हम बनाते हैं उसके अंदर इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड भी होती है क्योंकि जावा से प्रभावित थी, और जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ये ऑब्जेक्ट बेस लैंग्वेज बाद में बनाई गई। तो आपने ऑब्जेक्ट बेस लैंग्वेज एक और पढ़ी है वीबी, आप लोगों को के कुछ लेक्चर मैंने दिए थे आपको, तो वो भी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन वो विंडो एप्लीकेशन बनाने में काम आती है, जबकि ये मेनली वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आती है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटेड विद जावा एंड HTML। ये ऑप्शनल है कि हम इसको डायनामिज्म लाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर कि नहीं लाना चाहते हैं, तो हम HTML के साथ में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या कभी कभी हम जावा के साथ में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये ब्राउजर इंटरप्रेटर, ब्राउजर के अंदर ही इंटरप्रिटेशन इसका होता है। तो मेनली जावा के जितने भी ब्राउजर जो जावा स्क्रिप्ट की फैसिलिटीज जिनके अंदर है, उनके अंदर हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटरप्रेटर क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन वर्क करे, यानी कि एक एक लाइन का एरर चेक करे और एक एक लाइन को रीड करने के बाद कन्वर्ट करे। तो ये मेनली चूंकि क्लाइंट साइड में हमें वैलिडेशन की जरूरत होती है, तो वहां पे हम इसका वैलिडेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ये दो तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कैन बी इनलाइन एंड इन सेपरेट फाइल, या तो हम इसको सेपरेट फाइल में रख लें जहां से कि हम इसको फिर अपने HTML के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम वहीं पे HTML, जब हम HTML का कोड लिखें तो वहीं पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको लगा सकते हैं। जब हम स्क्रिप्ट टैग पे HTML के कोड के बीच में इसको लिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इनलाइन। अदरवाइज अगर सेपरेट फाइल में हम इसको रखें तो वो भी ज़्यादा अच्छा है, तब हमें वहां से एक SRC एट्रीब्यूट के थ्रू इसको अपने HTML से लिंक करना होगा। दोनों के बारे में अभी देखेंगे एग्जैक्टली हम किस तरह से उनको अपने मेन डॉक्यूमेंट जो HTML का डॉक्यूमेंट है उससे जोड़ सकते हैं। लेस सर्वर इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर हम क्लाइंट साइड में वैलिडेशन कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट हमें ये हो जाएगा कि सारे के सारे जितने भी एरर्स हैं वो हम इससे पहले कि हम सर्वर साइड में अपने सभी चीज़ों को वहां से लेके जाएं, जो हमने इनपुट कराए हैं यूजर्स से, अगर हम इनपुट करा रहे हैं, इंटरेक्शन हम चाहते हैं, डायनामिज्म यहाँ पे मेनली यही है कि हम जो हमारे यूजर हैं उनको हम ये हम फैसिलिटी दें कि वो वहां से वो कुछ इनपुट कर पाए, जिससे कि उनको प्रोसेस करके और वापस हम कुछ इंफॉर्मेशन दे सके। तो हम जब वो इनपुट वहां पे करते हैं तो वहीं पे उनको वैलिडेट करते हैं कि उनके इनपुट कहीं गलत तो नहीं हुए। तो ये काम हम मेनली जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो लेस सर्वर इंटरेक्शन वहाँ पे हो जाता है, और उसी वजह से क्या होता है कि इंटरेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में लेन देन नहीं करना होता, तो हम आसानी से फिर अपना पूरा काम कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्लेस कर सकते हैं जावा के कोड को। तो यहाँ पे दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। जावा स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड ऑन ए वेब पेज इन 2 वेज। दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम सेपरेट फाइल उसकी बना लें, और जब हम सेपरेट फाइल बनाते हैं तो एक फाइल में हम उसका पूरा कोड लिखते हैं और उसको सेव कर देते हैं किसी भी नाम से, और .js एक्सटेंशन उसके अंदर लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसका नाम रख सकते हैं code.js, इस तरह से कुछ नाम रख सकते हैं, और फिर हम उसको कॉल करेंगे SRC एट्रीब्यूट के थ्रू कि हम उसमें SRC, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कोड, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और SRC कोड लगाएंगे code.js, और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम
यहाँ पे हम उस वहाँ से जो भी फंक्शंस हैं उसके लिखे हुए हमने वहाँ से वो कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया है से हेलो को कॉल किया है, तो फंक्शन कॉल्ड फ्रॉम द फाइल, ये फाइल से फंक्शन कॉल किया गया। अब इसके अंदर वहाँ पे जो भी लिखा होगा, जो सिंटैक्स लिखा होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहें तो हम HTML कोड के बीच में भी अपने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एट टू प्लेसेस, इसी को हम इनलाइन कोड कहते हैं। जब हम HTML में ही लिखते हैं उसको, तो दो जगह पे हम HTML में भी दो जगह पे उसको लिख सकते हैं। तो पहला तो या तो हम हेड के अंदर लिखें, हेड पोर्शन में लिख दें उसको कोड को, तो वहाँ पे भी रन हो सकता है। अगर हम बॉडी पोर्शन में लिख दें तो वहाँ पे भी वो रन हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि हम नॉर्मली हेड में इसके फंक्शंस वगैरह बना लें। ये फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, जिस तरह से सी लैंग्वेज भी फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, तो उसी तरह से हम इसके अंदर भी फंक्शंस बना सकते हैं। और फंक्शन बना के अगर हम हेड के अंदर स्टोर कर देते हैं तो उसके बाद हम उनको बॉडी में कॉल कर सकते हैं। फंक्शन बनाने का फायदा ये होता है कि अगर हम एक फंक्शन को एक बार लिखते हैं तो मल्टीपल टाइम्स उसको हम कॉल वहां से कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। और अगर उसी फंक्शन को हम सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर कर दें तो हमारी रीयूजेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर फिर उस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों जगह रख सकते हैं, हम हेड में भी और बॉडी में भी उसको रख सकते हैं। एग्जाम्पल एक देखें इनलाइन जावास्क्रिप्ट कोड का। तो इस तरह से हम ऊपर से लिखना चालू करेंगे डॉक टाइप HTML, और ये सब इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे देनी होगी। HTML कोड जो है ये HTML का पूरा सिंटेक्स है, जो कि HTML की क्लासेस के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये जावास्क्रिप्ट की मेनली क्लासेस हैं, तो यहाँ पे मेनली हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। तो HTML कोड जो है सबसे आउटर एक तरीके से एक्सटर्नल ये टैग है, ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है HTML। और इसके अंदर हम HTML के अंदर हेड और फिर बॉडी टैग यहाँ पे मेनली लगाते हैं। तो मेन स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे हेड के अंदर हम टाइटल भी लगा सकते हैं, जैसे टाइटल में हमने लिखा है माई वेब पेज, टाइटल के अंदर लिखा है। और फिर स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं। उसकी लैंग्वेज वगैरह जो एट्रीब्यूट हैं, दो एट्रीब्यूट मेन है, जैसे लैंग्वेज एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, और एक अभी हमने बताया था SRC, जिसके अंदर की अगर एक्सटर्नल फाइल बना रहे हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनलाइन फाइल के बारे में बता रहे हैं, तो SRC हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो एक हम यहाँ पे और देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक कमेंट यहाँ पे लगाते हैं। जब भी हम इसमें स्क्रिप्ट टैग के बीच में कोडिंग करेंगे तो हम एक यहाँ पे ये लेस देन और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में एक चालू होता है, और डबल डैश यहाँ पे लगाई गई है। तो ये एक कमेंट है HTML का कमेंट कहते हैं। ये क्यों लगाया गया है यहाँ पे, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ब्राउजर में हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं HTML के कोड को, जिसमें कि इंटरप्रेटर जावास्क्रिप्ट का नहीं है, तो उस टाइम पे ये कमेंट जो है ये इस पूरे डॉक्यूमेंट को इस चीज से बचाएगा कि वो एरर आने से बचा देता है। तो ये उस टाइम पे कमेंट की तरह एक तरीके से लिया जाएगा। और ये नीचे वाला जो है ये स्टार्टिंग कमेंट है और ये एंडिंग कमेंट है। और यहाँ पे डबल डैश जो लगाया गया है ये जावास्क्रिप्ट का सिंगल लाइन कमेंट है। जावास्क्रिप्ट में दोनों कमेंट सी लैंग्वेज वाले चलते हैं, सिंगल लाइन भी और मल्टी लाइन कमेंट भी। तो यहाँ पे सिंगल लाइन इसलिए यूज करते हैं जिससे कि जावास्क्रिप्ट जब रन करेगी और इस इंटरप्रिटेशन करेगी एक एक लाइन का, तो लास्ट में जाके ये जो लास्ट कमेंट है इसको वो समझ नहीं पाएगी कि ये क्या है, और इसीलिए हमने इसको यहाँ पे कमेंट बना दिया। तो दोनों तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो ओवरफ्लो से बचा रहेगा, जिससे कि एरर ना आए और हमारा प्रोग्राम जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट हो। तो स्क्रिप्ट टैग के बीच में हमने लगा दिया। उसके बाद हमने इसको हेड में लगाया। देखो हम इसको कभी कभी बॉडी में भी लगा सकते
वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरिएबल डिक्लेरेशन की हमें जरूरत होगी। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में आप जानते ही हैं कि वेरिएबल इज ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। जब भी हम कुछ कैलकुलेशन करने जाएंगे कंप्यूटर के अंदर, तो तब हम कैलकुलेशन करने के लिए पहले डेटा लेके आएंगे कीबोर्ड से या और किसी सोर्स से, और उसको इन्हीं कंटेनर्स के अंदर रखेंगे। तो रैम के अंदर ये कंटेनर्स मेनली बनते हैं और इन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ पे वेर कीवर्ड है, एक लेट कीवर्ड भी है। ये दोनों कीवर्ड मेनली वेर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं वेर, जैसे हमने कहा mark1 इक्वल्स टू 85, इनिशियलाइजेशन हम इक्वल्स टू से इसका कर सकते हैं। वेर mark2 हमने रखा इक्वल्स टू 66, और अगर हम उनको जोड़ना चाहते हैं तो वेर टोटल इक्वल्स टू mark s1 प्लस mark2 mark1 प्लस mark2 को हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल लेके और उनकी कैलकुलेशन में उनको यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे अगर कांस्टेंट बनाना चाहें तो सिंटेक्स जो है वो कांस्टेंट यूज करने के लिए cnst कीवर्ड यहाँ पे लगाना पड़ता है। cnst कीवर्ड ये सी लैंग्वेज की में भी पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा सिंटेक्स जो है वो सी लैंग्वेज से मैच करता है। तो जिनको सी लैंग्वेज आती है उनको कोई भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो cnst और जो भी हम नाम रखना चाहिए, आइडेंटिफायर है जो हमने बनाया, और जो भी उसका डेटा टाइप हम लेना चाहते हैं वो डेटा टाइप हम यहाँ पे लगा लेंगे और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये एग्जैक्टली कांस्टेंट बनाने का भी है। जैसे हमने यहाँ पे एक पाई का कांस्टेंट बनाया है, ये एग्जांपल है। cnst पाई इक्वल्स टू, और उसको वैल्यू दे दी हमने 3.1415926535897993। तो ये वैल्यू इसके अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाएगी और इसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे वैल्यू को। ये कांस्टेंट वैल्यू एक तरीके से यहाँ पे रहेगी और इसको हम यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अपने कोड के अंदर यूज कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर क्या होता है? जब भी हम आइडेंटिफायर की हम बात कर रहे थे, जब भी हम किसी वेरिएबल को एक नाम देते हैं, वेरिएबल को या अन्य चीजों को, जैसे फंक्शन है या और कुछ भी हम इसके अंदर बनाते हैं, ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम। तो उसको एक यूनिक नेम हमें देना होता है। these unique names are called identifiers। इन्हीं को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल है, एज है, सम है, टोटल है, वॉल्यूम है, इस तरह के हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। तो जनरल रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को बनाने के, और ये रूल्स हमने सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़े थे। तो वही सेम रूल यहाँ पे भी होते हैं। जैसे नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। तो यहाँ पे जब भी हम इस नाम को बनाएंगे तो उसके अंदर हम लेटर्स भी रख सकते हैं और डिजिट्स भी रख सकते हैं, और अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं। तो मेनली सी लैंग्वेज में भी यही था कि हम स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ लेटर और डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर हम एक कर सकते थे, अंडरस्कोर, लेकिन यहाँ पे एक डॉलर साइन भी हम उसके साथ में यूज कर सकते हैं। नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर। जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो लेटर से होनी चाहिए, ना कि डिजिट से नहीं होनी चाहिए। तो नेम 1 2 3 जैसे एक हो सकता है कि सही वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर है, लेकिन अगर हम रखें उसका 1 2 3 नेम, तब उसका नाम सही नहीं है। नेम्स कैन बिगन विद डॉलर आल्सो। डॉलर और अंडरस्कोर के साथ में इसको यहाँ पे हम चालू कर सकते हैं। ऐसा इसी लैंग्वेज में भी है, लेकिन वहाँ पे डॉलर नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर के साथ चालू कर सकते हैं। नेम आर केस सेंसिटिव, और जो जितने भी आइडेंटिफायर हैं वो सारे केस सेंसिटिव रहेंगे। अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो वो अलग मायने रखेगा, क्योंकि ये स्काई वैल्यू से एक तरीके से रीड होते हैं, और अगर हम कैपिटल से लिखेंगे तो अलग, और स्मॉल से लिखेंगे तो अलग अलग उनकी स्काई वैल्यू होगी। कुछ रिजर्व्ड वर्ड यहाँ पे हैं जावास्क्रिप्ट के, उनको हम आइडेंटिफायर बनाते हुए यूज नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, और ये मैंने बताई थी आपको कि ये केस सेंसिटिव होता है। तो इस तरह से हम अपने जितने भी हमारे
आइडेंटिफायर्स है उनको यूज करते हैं। यहाँ पे जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो हमें डेटा टाइप्स की भी जरूरत होगी। तो डेटा टाइप्स कुछ इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर है डायनामिक डेटा टाइप। इसका जो क्योंकि ये वेब बेस्ड है पूरा और एग्जीक्यूशन जो है वो क्लाइंट साइड में और सर्वर साइड में अलग अलग होगा एंड इट विल फ्लो, डेटा विल फ्लो ऑन द नेट। तो यहाँ पे डायनामिज्म एक तरीके से रखी गई है कि डेटा के अंदर भी हमें डायनामिक टाइप डेटा टाइप होना चाहिए। दिस मीन्स दैट द सेम वेरिएबल कैन बी यूज टू होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप। अलग अलग डेटा को इस्तेमाल करने के लिए एक ही वेरिएबल को का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वैर एक बनाया, वैर जेड का डिक्लेरेशन किया वैर कीवर्ड से, और फिर हमने इसके अंदर अगर हम 10 को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये नंबर टाइप हो गया, और इसी के अंदर हम सेव कर रहे हैं किसी का नाम, शक्ति को हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो तब ये स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से डायनामिक डेटा टाइप एक तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देयर आर 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। मेनली यहाँ पे 3 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे नंबर, तो नंबर दोनों तरह का, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोटिंग पॉइंट हो, लेकिन मेनली ये फ्लोटिंग पॉइंट में ही स्टोर होता है। तो 8 बाइट में यानी कि 64 बिट में स्टोर होता है। जैसे हम कहीं पे डिक्लेरेशन कर सकते हैं वेर नम इक्वल्स टू 3.4 या नम 2 इक्वल्स टू 7, तो ये 8 बाइट या 64 बिट में बनेगा। स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल लेंथ की होती है और जितने भी नाम वगैरह हैं वो सब स्ट्रिंग टाइप माने जाते हैं, तो वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं वो ज़्यादातर बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही है। किसी भी वेरिएबल, चूंकि ये डायनामिक टाइप है तो कोई भी वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप ही बनता है, लेकिन हमें बाद में अगर चाहिए तो उसको हम कन्वर्ट करा सकते हैं। और तीसरा जो मेन डेटा टाइप है वो है बुलियन, यानी कि ट्रू और फॉल्स में काम करता है। सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, या फिर या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो इनको भी हम यहाँ पे, जो कि कंडीशनल टेस्टिंग के लिए मेनली यूज होती है। 2 ट्राइबल डेटा टाइप इसके अंदर और काम करते हैं। एक नल है जो कि एक एस्काई वैल्यू होती है नल की, और जब हम उसके अंदर उसको ब्लैंक ना छोड़ के और स्ट्रिंग को एक नल वैल्यू देना चाहें तो ये बहुत यूजफुल होती है नल वैल्यू, और इसके साथ में बहुत सारी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। एक अनडिफाइंड भी है यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है, ए वेरिएबल विदाउट ए वैल्यू। जब हम उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, चूंकि ये डायनामिक डेटा टाइप है, तो वैल्यू अगर हम नहीं दे रहे तो उसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड रह जाएगी। जैसे हम यहाँ पे एक हमने डिक्लेयर किया वेयर बाइक, तो इसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये कैसा हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड टाइप हो जाएगा, यानी कि अभी तक हमने कुछ भी इसको वैल्यू नहीं दी, तो ये अनडिफाइंड है। कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी यहाँ पे हैं जिससे कि हम डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। जैसे फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आता है, और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी डेटा टाइप में आते हैं। यहाँ एरे जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और एरे भी ऑब्जेक्ट टाइप में यहाँ पे आए। एक टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जिससे कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन सी तरह का डेटा यहाँ पे है। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स भी यहाँ पे हैं, तो इन ऑपरेटर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बना के देख लेते हैं कि किस तरह से जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं जब के अंदर, तो हम किस तरह से इन फाइलों का यूज कर सकते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक फोल्डर के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम एक फोल्डर बना लें और उसका कुछ नाम रख लें, जैसे फॉर एग्जांपल माई वेब में बना लिया फोल्डर। अब इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे लोकली वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे जाने के बाद अब हम इसकी प्रोग्रामिंग जो है हम
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, नोटपैड के अंदर कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। अब अगर हम सबसे पहले अगर हम इनलाइन कोड लिखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले HTML की जो प्रोग्रामिंग है वो हमें करनी होगी। HTML का स्ट्रक्चर हमें बनाना होगा, तो हम यहाँ पे HTML टैग लगा लेते हैं। सबसे पहले HTML टैग हमने लगा लिया और इसके बाद ऊपर की साइड में हमेशा हेड टैग लगता है, तो हेड टैग लगा लेंगे, हेड और फिर हेड। और हेड में एक टाइटल टैग भी लगता है, जो कंपलसरी टैग ही हैं सारे, तो इन्हें तो हमें लगाना ही होगा। तो यहाँ पे कुछ लिख लेंगे जैसे माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं और टाइटल को क्लोज कर देंगे। ये सारे टैग बेस्ड लैंग्वेज HTML और टैग्स हमें ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगाने होंगे, तो इनको कंटेनर टैग बोलते हैं। और जिन टैग में दोनों टैग नहीं होते, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उनको हम अब हम यहाँ पे बॉडी का पोर्शन बना लेते हैं। बॉडी अब यहाँ पे कुछ कोडिंग हम करके देखेंगे। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लगा लेंगे, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिख लेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग लगा लेंगे। यहाँ पे हम कुछ लिखने की कोशिश करेंगे उसके अंदर की एग्जैक्टली, जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वेर नेम इक्वल्स टू, और प्रॉम्प्ट लगा सकते हैं एंटर योर नेम। इंटरेक्टिव बना रहे हैं हम इसको। स्क्रिप्ट टैग में हमने एक छोटा सा कोड लिखा है कि हम इनपुट करा रहे हैं एंटर योर नेम, यानी कि किसी का नाम, और फिर इसको हम वेब पेज के ऊपर अगर लिखना चाहते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हम वहाँ पे लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखते हैं हाय, कॉन्कैटिनेशन करेंगे प्लस के थ्रू, यहाँ पे हो जाएगा नेम, उसका नाम, और कोई मैसेज हम देना चाहते हैं, जैसे हम कहना चाहते हैं हाउ आर यू, हम वहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेस दे देंगे जिससे कि नाम के दोनों साइड में हमें स्पेस दिखाई दे जाए, जिससे हमारी स्ट्रिंग जो है वो क्लियरली नजर आए। अब हम इसको सेव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ से हम सेव एज करेंगे। इस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो इसको एक नाम दे देंगे जैसे होम, और .html से सेव करेंगे। क्योंकि ये HTML की फाइल है तो ये HTML से इसको हम सेव कर देंगे। इसको हम बंद कर देंगे और देखो ये फाइल यहाँ पे बन चुकी है। तो इस तरह से सेव होके आएगी। क्योंकि ब्राउजर इंटरप्रिटेशन इसका कर लिया, ब्राउजर ने इंटरप्रेटेड बेस्ड है, और ये यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। देखो ये चीज़ हमने लिखी, तो इसको रन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना होगा, तो ब्राउजर में ये अपने आप अब रन हो जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। तो इस तरह होगी। देखो यहाँ पे नाम मांग रहा है तो हम इसको नाम दे सकते हैं विक्रांत वर्मा, और जब हम इसको नाम दे चुके तो यहाँ पे आ गया हाय विक्रांत वर्मा हाउ आर यू, पेज के ऊपर लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा हम इसके अंदर अगर हम कुछ एडिट करना चाहें तो हमें यहाँ से
राइट क्लिक करके और इसको नोटपैड प्लस प्लस में भी खोल सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस जो है वो नोटपैड से अच्छा थोड़ा सॉफ्टवेयर है और इसके लिए इसके अंदर थोड़ी फैसिलिटीज हमें HTML और जावास्क्रिप्ट बेस्ड कुछ प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये एक तरीके से आईडी है, जिस तरह से हमने विजुअल बेसिक के अंदर भी देखा था कि वहाँ पे कुछ आईडी जो है ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी हमें मिल जाती है, तो यहाँ पे भी हमें ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इसके अंदर कोई हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे एक हम अलर्ट बॉक्स लगाना चाहते हैं इसके अंदर अलर्ट, और यहाँ पे जो हमने मैसेज पहले दिया था हाय हाउ आर यू, किसी का नाम जो था वो हम यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हैं। इसको फिर सेव कर देंगे ये करने के बाद, और इसको बंद करके हम यहाँ से रन दोबारा से कर सकते हैं। वहां से भी हम रन कर सकते थे, रन ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे, तो हम वहीं से डायरेक्ट भी इसको रन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने नाम दे दिया, और सबसे पहले देखो हमने अलर्ट लगाया, तो यहीं पे अलर्ट जो हमारा यहाँ पे अलर्ट के थ्रू हाई विक्रांत वर्मा हाउ आर यू यहाँ पे आया। इसको हम ओके क्लिक करेंगे तो ये पेज के ऊपर भी उसको लिख देता है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इसको एक्सटर्नल फाइल के अंदर लगाना चाहें तो फिर से हम एडिट करेंगे, तो खोलेंगे, और जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था, ये स्क्रिप्ट के बीच में जो कोड हमने लिखा है इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लेंगे, और हम एक न्यू फाइल खोलेंगे, न्यू, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको एक फंक्शन बना देंगे। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड है फंक्शन, और इसको एक नाम दे देंगे, जैसे हम लिख देंगे रेस्पॉन्स RES, और इसको एक ब्लॉक के अंदर डाल देंगे फंक्शन, सेम वे जैसे सी लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया हमारा कोड। अब इसको कोड को हम फिर से सेव करेंगे और सेव एज करेंगे। अब चूंकि ये एक्सटर्नल फाइल हम बना रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे कोड लिखना है बस, और कुछ नहीं। और इसका हम क्या बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। इसको फाइल को एक नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं code.js, नाम हमने यहाँ पे दे दिया, और इसको अब हम यहाँ पे सेव कर देंगे, तो सेव कर देंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे, देखो यहाँ पे ये फाइल बन चुकी है। इस तरह से इसका जो आइकॉन है वो चेंज हो गया। अब ये कोड फाइल है। अब इसको हम अपने जो मेन डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हम इसको वहां से लगा सकते हैं। अब हम ये जो कोड यहाँ पे जो लिखा गया है, इस कोड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस कोड की हमें जरूरत नहीं है। और जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है वो हम बॉडी के बजाय हेड में लेके जाएंगे, हेड में लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे हम उसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले src जो हमारा एट्रीब्यूट है वो लगाएंगे, src, और हमारा जो रिसोर्स जो जिस नाम से हमने उसको सेव किया है, किस नाम से सेव किया है, code.js नाम से हमने इसको सेव किया है, तो वो लगा देंगे। अब इसको हमें कॉल करना होगा वहां से, उसके फंक्शन को, जो फंक्शन हमने रेस्पॉन्स के नाम से बनाया था उसको हम बॉडी के अंदर उसको फिर वहां से कॉल करेंगे। तो बॉडी के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे एक फ्रेम हमें बनाना होगा, फ्रेम, और उसका एंडिंग टैग लगाएंगे फ्रेम, फ्रेम, और बैकस्लैश लगाना जरूरी है एंडिंग टैग के अंदर, वरना तो कोड चलेगा नहीं और उसके अंदर एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम एक बटन क्रिएट करेंगे, इनपुट
टाइप इक्वल्स टू बटन, बटन, और इस बटन के ऊपर कुछ अगर हम लिखना चाहें तो वो वैल्यू के थ्रू लिखा जाता है। जैसे हम इसके ऊपर हम लिखना चाहेंगे जैसे हम इसके अंदर लिखना चाहेंगे हेलो, मान लिया हम लिखना चाहते हैं हेलो, और या सबमिट कुछ इस तरह का लिखना चाहते हैं, और उसके बाद में हम इसको एक इवेंट बनाएंगे इसका, जिसके ऊपर फंक्शन को कॉल करेंगे। ऑन क्लिक इक्वल्स टू, जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट जो है ये स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं, और एट्रीब्यूट के सामने इक्वल्स टू का साइन लगा के उसकी वैल्यू दी जाती है, डबल कोट में होती है सभी वैल्यू जितनी भी हैं वो डबल कोट में देनी होंगी। तो ऑन क्लिक जो हमें फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है वो रैस नाम से होगा। अभी अभी हमने कोड अपना लिखा था यहाँ पे कोड डॉट जेएस, तो हमें फंक्शन जो है वो रैस के नाम से है, तो उसको हम कॉल करेंगे रैस, पे जो भी हमने फंक्शन का नाम दिया है उस नाम से उसको कॉल कर लेंगे। तो ये बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हमने उसको कॉल कर लिया। ये इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग यहाँ पे भी हमें करनी पड़ेगी, जैसे हमने विजुअल बेसिक में एग्जैक्टली देखी थी। अभी डिटेल में हम जिसको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा कोड लिखा जा रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एक चीज को हम बहुत नजदीकी से इसको सीखेंगे, तब हमें एग्जैक्टली ये सब समझ में आ जाएगा। और इसको फिर हम सेव करेंगे पहले ये सब लिखने के बाद, और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे, और फिर से हम इसको हमको रन करेंगे। रन करने के बाद अब इसके अंदर बटन आ जाएगा, और उस बटन को हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारा कोड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अंदर हम अपना जो भी नाम है, जैसे हमने आकाश डाला, आकाश शर्मा, यहाँ पे अगर हम इसको ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें इसके अंदर जो हमने अलर्ट लगाया उसके अंदर भी, और जो हमारा वहाँ पे पेज है उसके ऊपर भी ये चीज़ नज़र आएगी। तो इस तरह से दो तरीके मैंने आज आप लोगों को बताए हैं कि किस तरह से हम अपना कोड कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं।